नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त इंदौर की दो बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, फूड लाइन की दो बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, भावेश भैया और महेश भैया। आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद शिवम में। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, आपने बुलाया, हमारे को मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भावेश भैया बहुत पुराने फूड ब्लॉगर हैं, आपका भी स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ कि फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है अभी? ग्रोथ पहले से तो कम हुई है क्योंकि हर कोई फूड ब्लॉगर बन रहा है। अभी स्पेस है क्या फूड ब्लॉगिंग में? स्पेस तो इन्फानाइट है, पर सिलेक्टेड और अच्छे से काम करने वाले बहुत कम है। कितना आसान है फूड ब्लॉगर बनना महेश भैया? फूड ब्लॉगर बनना मतलब कहने के लिए आपके पास में एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, या तो आपके पास एक फ़ोन से भी आप शुरुआत कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे आप इससे आप आपका काम शुरू कर सकते हो। मेन मैटर करती है चीज़ की कंसिस्टेंसी कितनी है। आप अगर एक वीडियो दिन में अगर डाल रहे हो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो चीज़ मायने रखता है। और साइड बाय साइड जैसे जैसे आप इसको ग्रो करोगे, फिर आप आपके गैजेट्स बढ़ाते जाओ और अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करो, तो मतलब स्कोप तो बहुत अच्छा है। बस ये है कि सही ढंग से आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो मैटर करता है। बिल्कुल। कितना पेशेंस रखना चाहिए फिर भी एक पेज को उठाने के लिए, बनाने के लिए? पेशेंस तो बहुत रखना चाहिए। जैसे हम तो लड़के हैं, फीमेल क्रिएटर्स तो फिर भी जल्दी ग्रो हो जाती हैं, पर यह है कि दिल की बात भवेश भैया से दिल की बात निकल गई। पर बीइंग एज अ मेल क्रिएटर और जैसा फूड ब्लॉगर्स भी बहुत हो गए, तो बहुत मेहनत वाला खेल है ये। कंसिस्टेंसी भी चाहिए, आपको वॉइस ओवर भी देना अच्छे से आना चाहिए, आपको प्रेजेंट भी अच्छे से करना है। कितना बड़ा मार्केट है फूड ब्लॉगिंग का? इंदौर की बात करें, ऑल ओवर इंडिया की नहीं। इंदौर का तो बहुत लिमिटेड मार्केट है, इंदौर का इतना बड़ा मार्केट नहीं है। यदि और ओवर इंडिया में जाएं तो कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी जगह हैं आपके हिसाब से? ऐसे तो बहुत सारी हैं, नागपुर है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, साउथ है, आसाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी है। पर्टिकुलर अगर आपको नॉनवेज कवर करना हो तो आप कोलकाता साइड जाओ, आप स्ट्रीट फूड का शौकीन हो तो आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। आप अगर आपको गोवा तरफ जाना है, साउथ तरफ, तो आप फिश लवर हो, सी फूड हो, तो आप वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। इंदौर की एक फेमस चौपाटी थी, मेघदूत चौपाटी, यदि आपको याद हो तो। ज़्यादा समय हुआ नहीं, आप उसको मिस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल मिस कर रहे हैं उसको, क्योंकि काफ़ी कम समय में बहुत अच्छा नाम कर लिया था उस चौपाटी ने। ऑल ओवर मतलब इंडिया के लोग आ रहे थे वहाँ पे, वहाँ के जायकों का टेस्ट लेने के लिए। 56 सब लोग जानते थे। उसके बाद में एक बहुत ही कम समय में चर्चित हो गई थी मेघदूत चौपाटी। उसको किसी कारणवश प्रशासन ने बंद करा, वहाँ पे कार्य चल रहे हैं, तो उस चीज़ का भी सम्मान है। बाकी उम्मीद करते हैं कि वो चौपाटी आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं लगे और वैसे ही जायके इंदौर वालों को टेस्ट करने को मिलते रहे। आप चाहते हैं भवेश भैया कि वो चौपाटी वापस लौटे फिर से? बिल्कुल लौटे। बहुत सिस्टमेटिक बनी हुई थी वो, आने जाने के लिए रोड में गैप भी बहुत थी, कार्स टू व्हीलर भी निकल जाते थे और कार्ट भी लगे रहते थे उनके, और अच्छे कार्ट थे। ऐसा नहीं थे कि इंदौर की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। बस ये थी कि दुकानें वहाँ पे 1000 करीबन हो गई थी, तो दुकानें लिमिटेड रहें, चीज़ें अच्छी सर वो। जैसे अपन फूड ब्लॉगर हैं तो कभी कभी पेड फूड प्रमोशन भी करते हैं, रेस्टोरेंट का, स्ट्रीट फूड का। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको खाना पसंद नहीं आया या बहुत ज़्यादा ऑयली है, अनहाइजीनिक है, अपन ने उससे प्रमोशन के पैसे ले लिए, तो फिर उसको कैसे बेकार बोलोगे आप लोग? नहीं, हमारा मेन ऐसा रहता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रमोट करने जा रहे हैं तो उस चीज़ को देख लेते हैं। अगर वो स्ट्रीट फूड हो चाहे रेस्टोरेंट हो, हमारा किचन के अंदर भी जाना रहता है, क्योंकि शॉर्ट्स लेने के लिए किचन में भी जाते हैं। तो अगर हमने देखा कि वहाँ पे अगर ऑयल यूज़ अच्छा नहीं हो रहा है, तो पर्टिकुलर तौर पे हम उनको बोल देंगे कि आप ये अच्छा नहीं है, या तो आप इसको चेंज कीजिए। जो भी सुधार आप कर सकते हो उसके बाद में हम शूट करेंगे, क्योंकि एडवांस में हम पैसा लेते नहीं है, तो इसीलिए वो चीज़ लागू होती नहीं है हमारे ऊपर कि हम उस चीज़ को, क्योंकि हम शूट ही नहीं कर रहे हैं। फिर अगर उसको बेकार बोलने की, बेकार आप एक एंड पे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी है और वो भी व्यापार कर रहा है। तो आप आपकी एक बार उसको सुझाव दे सकते हैं, अगर उस चीज़ को वो अमल करे तो वहाँ शूट करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। आपका तो भवेश भैया बहुत ज़्यादा पेड शूट होता है, तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मेरा ये ओपिनियन है कि हम जब भी शूट करने जाते हैं तो उनको सारी चीज़ें देख लेते हैं। भैया अगर किचन हाइजीनिक नहीं है तो उनको बता देते हैं। अब जैसे 10 में से 8 चीज़ें अच्छा ही, 2 का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो हम क्लाइंट को बोल देते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको हम नहीं डालेंगे, और हम वीडियो में भी नहीं दिखाते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे, और हम ऐसी जगह प्रमोट भी नहीं करते हैं जहाँ पे गंदा फूड सर्व किया जाता है। गंदा इन द सेंस तेल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, हाइजीन नहीं होता है, उसके बाद कभी कभी स्टाफ अच्छा भी नहीं होता है, कहीं टेस्ट अच्छा नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि वैसी चीज़ें हम अवॉइड करें। बिल्कुल। इंदौर पोहे के लिए फेमस है भावेश भैया, तो
आपके हिसाब से, वैसे तो पोहा गली गली इंदौर में मिल रहा है, हाँ। आपके हिसाब से कहाँ पोहा खाना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरी 2 फेवरेट प्लेसेस हैं। एक है अपना प्रशांत, जो आपको गीता भवन पे मिल जाएगा, बिल्कुल। और दूसरा है गोराकुंड पे गुरु पोहे वाला। तो इन दोनों के पोहे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। महेश भाई, आपको पोहे कहाँ से अच्छे लगते हैं? जैसे कि भावेश भाई ने बताया प्रशांत का, तो उन्होंने ही मतलब पोहे की शुरुआत करी है। इंदौर के अंदर कहा जाता है कि पोहा लाने वाले ही वही है, ऐसा मैंने सुना है। तो एक वो तो है ही है, और उसी के साथ में अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो विजयनगर चौराहे पे जो पुलिस चौकी बनी हुई, थाना बना हुआ है, उसके पास में एक कार्ट लगाते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, सुबह से वो पोहे देते हैं और 12 बजे तक दोपहर तक वहाँ पे मिलता है। वहाँ का मुझे स्वाद बहुत अच्छा लगता है। विजयनगर में जो अपना पुलिस थाना बना हुआ है, जस्ट उसकी बाउंड्री से लगकर वहाँ पे आपको पोहे, कचौरी और सब गर्मा गर्म जलेबी सब मिल जाएगा। आपने देखा होगा धीरे धीरे फूड ब्लॉगर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण फूड ब्लॉगरों की मार्केट वैल्यू भी खराब हो रही है। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कि नहीं हम लोग अच्छा काम देते हैं, अच्छी, और मतलब अपनी मार्केट में प्रेजेंस कैसे बनाए रखते हैं आप? हमने हमारा जो भी है उस चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है कि हमारे को किस हिसाब से कंटेंट देना है। फूड ब्लॉगर का ऐसा है कि नए नए बढ़ते भी जा रहे हैं, बहुत सारे बंद भी हो रहे हैं। तो जो नए बढ़ रहे हैं उनको बस एक यही चीज़ बोलेंगे कि अगर आप आपका कंटेंट दे रहे हो तो अच्छा दो, ताकि आप अगर एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रहे हो तो उसका मतलब ही कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। लोग आपके वजह से आपका कीमती समय देके उस जगह पे जाएंगे। अगर वहां पे अगर उसको वो जो वीडियो में दिखाई हुई चीज़ नहीं मिलेगी तो इनडायरेक्टली उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, उनका भी समय बेकार होगा। तो जो नए बन रहे हैं उनको एक समझाइश है कि अच्छा कंटेंट दें, और बाकी तो जो बन रहे हैं उनको क्या ही बोल सकते हैं, काम करते जाएं। नहीं, रेस्टोरेंट वालों को कैसे आप लोग भरोसा दिखा पाएंगे महेश भैया कि भाई हम लोग ओरिजिनल चीज़ दिखाएंगे, जेन्युइन चीज़ दिखाएंगे? क्योंकि फूड ब्लॉगर तो सभी है, जब फूड ब्लॉगर की बात आती है तो कोई अच्छा हो, बेकार हो, या दिन में 20 रील डाल रहा हो या 1 रील डाल रहा हो, फूड ब्लॉगरों की तो सभी की गिनती होगी कि फूड ब्लॉगर की इंडस्ट्री खराब है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो नए नए ब्लॉगर्स हैं, अब वो नए बच्चे हैं और सबको चाहिए रीच, तो वो बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें दिखाते हैं, कुछ नए स्टंट्स करते हैं। वीडियो का जो हुक होता है, हुक के अंदर वो कुछ भी स्टंट कर देते हैं कि ऐसा कर दे कि वीडियो मिलियन में पहुंच जाए। पर एक वो स्टंट के कारण कहीं ना कहीं फूड ब्लॉगर्स की छवि पे ज़रूर धब्बा आता है। पर ऐसा नहीं कि हर फूड ब्लॉगर वैसा हो। आज महेश जी हैं, मैं हूँ, हम हमारे कंटेंट पे बहुत मेहनत करते हैं और आज हमें बहुत मतलब अच्छा नाम भी है हमारा शहर में, और अच्छा नाम है। ऐसा नहीं कि हम रीच के पीछे या पैसे के पीछे हम कुछ भी बना दें, जो नए ब्लॉगर्स कर रहे हैं। भवेश भैया, फूड ब्लॉगिंग को एज अ करियर के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। आज मैं फुल टाइम फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं हम। तो करियर तो बिल्कुल है, पर डेडिकेशन होना चाहिए, नहीं तो ये हमेशा आपका साइड ही रहेगा। कभी आप दिन की रील डाल रहे हैं, कभी नहीं डाल रहे हैं, कभी 10 डाल रहे हैं, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। तो करियर डेफिनेटली है ये। महेश भैया, आपका क्या ओपिनियन इस पे? फूड ब्लॉगिंग को करियर के तौर पे देखा जा सकता है। आज की अगर अपन देखी जाए, अगर बात देखें तो बहुत बड़े इंडिया के अंदर क्रिएटर उन्होंने अच्छा खासा नाम कमा लिया है फूड ब्लॉगिंग के तौर पे, अच्छा पैसा भी कमाया है। और ऐसा भी उदाहरण है कि उन्होंने अपनी लाखों की जॉब छोड़ के भी अब इस फील्ड में चल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको अपन एज ए करियर देख सकते हैं। बस सही दिशा में सही चीज़ें करते जाए, बाकी तो सब अच्छा ही होता जाएगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है महेश भैया कि कुछ फूड ब्लॉगर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, वो चाहे अनहाइजीनिक फूड हो, गंदा हो, मतलब बहुत ऑयल यूज़ किया गया हो, उसको चंद पैसों के लिए अच्छा बताते हैं। उस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? देखिए शिवम भाई, इसमें दो चीज़ है कि आज की तारीख में कंटेंट एक ऐसा चीज़ हो गया है, तो जो लोग गंदी चीज़ें रहती है ना, उस चीज़ों को अगर दिखाते हैं तो उसके अंदर कमेंट्स बहुत आते हैं, तो इंगेजमेंट रेट बढ़ता है। तो जो नए फूड ब्लॉगर्स रहते हैं उनको अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, चाहे जल्दी पॉपुलर होने के लिए, वो जान करके भी ऐसे कंटेंट डालते हैं। तो उस चीज़ का मैं तो सख्त तौर पे खिलाफ हूँ, क्योंकि नहीं करना चाहिए वो चीज़। बाकी अगर कोई कर रहा है तो उसे बस एक चीज़ समझाइश दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं करना चाहिए और व्यूज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। ग्रोथ मिल जाएगी, ग्रोथ समय के साथ मिल जाएगी। आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, अच्छा कंटेंट डालो, इनिशियल लेवल पे व्यू कमाएंगे, लेकिन आपका जो ग्रोथ रेट रहेगा वो एक स्टेब्लिश्ड रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। बिल्कुल। आपके हिसाब से अच्छा फूड कहाँ मिलता है? रेस्टोरेंट में मिलता है या स्ट्रीट फूड में? अच्छा फूड तो देखो हर जगह मिलता है, पर यह है कि कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस हैं और उसके अलावा आपको क्या खाना है
अब स्ट्रीट फूड में कहीं कहीं जगह आपको पाव भाजी बहुत अच्छी मिलेगी, और रेस्टोरेंट में आप कहीं भी ढूंढ लो आपको बिरयानी का भी पता चले अच्छी नहीं मिले। तो यह है कि अगर आपको क्या खाना है वो डिपेंड करता है। स्ट्रीट फूड पे भी अच्छा खाना मिल जाएगा और रेस्टोरेंट में भी अच्छा खाना मिल जाएगा। महेश भैया, आप कहाँ खाना पसंद करते हैं? मैं तो जनरली देखा जाए तो अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर के लोगों को खाने का बहुत शौक रहता है, और वो लोग ठेले हुए, कार्ट्स हुए, फूड कार्ट, यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन कोई कोई से सिलेक्टिव ऐसे रेस्टोरेंट है जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है, तो उन रेस्टोरेंटों का भी खाना अच्छा है। और जो नए नए बन रहे हैं, एक टाइम पे उनके लिए जाके चेक कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है स्वाद तो दोबारा जा सकते हैं। बाकी स्ट्रीट फूड के लिए इसीलिए लोगों रहते हैं कि वहां पे सुबह से बना के लेके आते हैं और शाम को उनका खत्म हो जाता है तो वो चीजें उठा के लेते हैं। तो आपको वहां पे 100% ये चीज गारंटी लोगों बोलते हैं कि आपको वहां पे फ्रेश चीज मिल जाए। बाकी आप श्योरिटी तो किसी चीज की दे नहीं सकते हैं कि वो भी बासी खिला रहे हैं कि क्या खिला रहे हैं। बाकी जनरली स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। फूड ब्लॉगरों की लाइन में एक बहुत कॉमन वर्ड आ गया, वाटर सिस्टम। ये है क्या, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बार्टर सिस्टम एक वो चीज़ है जो पुराने सदियों में चलती थी कि जैसे किसी से गेहूं ले ली और उसको बदले में कोई से समझ लो जूते दे दिए या ऐसा कुछ हो गया, जिसके पास जो गाया जा रहा है हाँ, अदली बदली हो गई। तो क्या होता है, जो नए क्रिएटर्स हैं जिनको कोई काम नहीं दे रहा है, जिनके पास कुछ डालने का कंटेंट भी नहीं है, वो यूजुअली बार्टर सिस्टम करते हैं कैफ़े या रेस्टोरेंट से, जहाँ पर उनको फ्री में फूड मिल जाता है, साथ ही उनका कंटेंट बन जाता है, और इसी बहाने दोनों मतलब धीरे धीरे उनका नाम बनते जाता है। तो इस हिसाब से तो वो रियल ओपिनियन दे भी नहीं पाते होंगे। यदि आप पैसे दे के खाओगे तो आप रियल ओपिनियन बता पाओगे कि अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल वो चीज होती है। क्या रहता है कि जो नए क्रिएटर रहते हैं जनरली, तो अगर कोई फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है, अगर उसको रेस्टोरेंट का ओवरव्यू दिखाना है तो वो बार्टर सिस्टम में जाता है। और बार्टर सिस्टम में अगर आप एक बार चले गए तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा दबाव रेस्टोरेंट वाले का रहता है कि आपने अगर उसने ये चीजें आपको लगाई है तो आप उस चीज को थोड़ा अच्छा बोलो। तो उस स्टेज पे इन्फ्लुएंसर ये कर सकते हैं कि अगर आप पूरा 100% अच्छा ही है ये नहीं, अपनी जेन्युइन ओपिनियन देनी चाहिए जो कि उनके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। कुछ फूड ब्लॉगर और स्ट्रीट फूड वालों ने खाने की जो रिस्पेक्ट है ना वो ख़त्म कर दी, जिसको मर्यादा बोलते हैं। वो समोसे के अंदर आपने देखा होगा गुलाब जामुन भर के देते हैं, 200 अंडे वाला तहलका आमलेट। तो ये क्या, ये इंडस्ट्री में ये क्यों चल रहा है ऐसा? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि 2021-22 के बाद से शॉर्ट वीडियोस का चलन बहुत हो गया। चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम की रील्स हो, या काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हो। अब उनको दिखना है हमारी वीडियो वायरल हो तो वो कुछ भी बना देंगे, चाहे वो समोसे के अंदर गुलाब जामुन हो, तहलका ऑमलेट हो, या मैगी के अंदर पानी पूरी का पानी हो, या ढेर सारी चीज़ें हो जाए। इंदौर के जो फूड ब्लॉगर हैं और बाहर के फूड ब्लॉगर हैं, आप देखते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादा अच्छे फूड ब्लॉगर कहाँ हैं और क्या अंतर है उनमें? फूड ब्लॉगर में ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। इंदौर में अगर जो क्रिएटर है वो भी उसका 100% एफर्ट दे रहा है चीज़ों में, कंटेंट में। बाहर के लोग भी अपने एफर्ट दे रहे हैं, बस समानता है, मतलब दोनों में सिमिलर ही है। आप वहाँ पे कर रहे हैं काम, हम यहाँ पे कर रहे हैं काम। कंपटीशन है फूड ब्लॉगरों के अंदर, इंदौर के अंदर कंपटीशन है। मतलब ऐसा है कि जो अभी जो क्रिएटर आ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जो पुराने क्रिएटर हैं तो हम उनके फॉलोवर्स को फटाफट पीछे कर दें। तो एक हद तक ये कंपटीशन इंदौर के अंदर भी है और बाहर भी आपको मिलेगी। लेकिन मेरा बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंपटीशन के चक्कर में अपना कंटेंट की क्वालिटी और ये सब चीज़ें नहीं गिरानी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी चाहिए। आपको लगता है कंपटीशन? कंपटीशन तो है, अच्छा खासा कंपटीशन है, पर यह है कि हेल्दी कंपटीशन है। बहुत लिमिटेड लोग हैं जिसको किसी से बैर या दुश्मनी, आज जैसे महेश जी हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं। कहाँ कंपटीशन है? बड़े फूड ब्लॉगर हैं आपस में, जो छोटे ब्लॉगर्स हैं उनमें ही कंपटीशन, गुस्सा, दुश्मनी वो चीज आएगी। बाकी ऐसा तो नहीं। लेकिन वो भी एक एंड पे अगर थोड़ा बढ़ जाएंगे तो वो चीजें उनके मैच्योर हो जाएंगे तो वो भी हट जाएगा। आप लोग फूड का कंटेंट बनाते हैं और हर अल्टरनेट डेज पे या डेली ही बाहर का खाना खाना पड़ता है, उसमें थोड़ा जंक फूड भी रहता है। यदि लगातार खाओगे तो बीमार करेगी। तो आप लोगों की हेल्थ पे असर पड़ता है इस सब चीज़ों का? आप देख ही सकते हो, पेट निकला हुआ है तो इनडायरेक्टली हेल्थ तो डिस्टर्ब होती है। बाकी ये चीज है कि अब अगर आप जा रहे हो वहां पे, अगर एक एक्चुअल अगर आप फूड ब्लॉगर की कैटेगरी में आ रहे हो तो बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर होते हैं
जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां पे जाते हैं, एक बाइट लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से टेस्ट भी नहीं करते और रख देते हैं। तो मेरे एक मानना यह है कि अगर आप ब्लॉगर हो, असली में ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आप सब चीजें अगर एक एक चीज भी टेस्ट करोगे तो ही आप वो जायका लोगों तक पहुंचा पाओगे। तो वो चीट नहीं करना चाहिए लोगों के साथ में। और अगर वो एक एक बाइट भी खाते हैं, दिन में अगर 3-4 शूट करते हैं, तो इनडायरेक्टली हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अभी फिलहाल नहीं रख पा रहे। भावेश भैया को देख लो, मेरे को देख लो। तो हेल्थ को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हैं आप लोग, हेल्थ कैसे सही कर सकते हैं? यदि मतलब आप खा भी रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि भाई अपन इसको मेंटेन कर सकें? अब जैसे मैं आपको मेरा ये किस्सा बताता हूँ कि 2023 में मतलब मेरे को हेरिडिटी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है एसिडिटी की, कि थोड़ी बहुत गैस रहती ही है बॉडी में। तो 2023 के टाइम पे हम बाहर का बहुत खा रहे थे, मतलब हर दिन छूट। तो फिर मेरे को हाइपर एसिडिटी हो गई और मैं 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी था, मतलब ये सत्य घटना है। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि भाई बाहर का खाना नहीं खाना है। तो और उसको बैलेंस करने के लिए हम, ऐसा रहता है कि अगर हम कहीं शूट पे जाते हैं तो 2 या 3 या 4 बाइट तक खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते। पहले हम पूरी प्लेट खा जाते थे, इतने चटोरे थे हम। ये पेट भी उसी लिए ही आया है। और हम जितना हो सकता है अब हेल्दी खाना, घर का खाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और ये सब पे अब ध्यान देते हैं। पानी की जो आप पानी पीजिए, बहुत आप पानी पीजिए। टाइम एक बना लीजिए। अगर ब्लॉगिंग में अगर दिन में अगर निकल रहे हैं 8 घंटे दे रहे हैं, तो 2 घंटे जिम को दे दिया, थोड़ा वॉक कर लिया। तो इस चीज से आप बैलेंस कर सकते हो उस चीज को। सही बात। महेश भैया, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत कि 75% रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो जाते हैं 1 साल के अंदर, वो आगे चल नहीं पाते, इसका कारण क्या है? सही दिशा में सही चीज नहीं करते हैं। आपको एक चीज बता दूं, उन्होंने लाखों रुपए तो रेस्टोरेंट में लगा दिए, सब चीजें महंगी महंगी लगाई, चेयर टेबल फर्नीचर एसी वगैरह सब कुछ लगाया, लेकिन जो असली मार्केटिंग रहती है वो सही लोगों तक नहीं पहुंचती है। किसी भी एक क्रिएटर को रख लिया, उसके ऊपर 100% ट्रस्ट कर दिया कि आप हमारे को मतलब ग्रोथ दे दोगे, और वो इन्फ्लुएंसर पैसे ले लेता है और बाद में वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो अगर आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट डाल रहे हो तो आप एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी या अच्छे क्रिएटर से कांटेक्ट करो जो कि आपको 100% ग्रोथ दे, ना कि किसी स्कैम में फंसो आप। आपको नहीं लगता यदि आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आप यदि 10 लाख उस रेस्टोरेंट को ओपन करने में मतलब लगा रहे हो, तो आप 1 से 2 लाख रुपए प्रमोशन में भी लगा सकते हैं? आदमी को प्रमोशन का ऐसा, मुझको मेरा मानना है ऐसा कि प्रमोशन को वेस्ट समझता है और सबसे ज़्यादा लीड मेरे को लगता है वहीं से आती है। आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है, जो आपका इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि 75% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, इंदौर की तो ये सच्चाई है। अब वो सच्चाई इसलिए कि पहली बात किराया सबसे ज़्यादा है। अब क्या हो गया है, फूड इंडस्ट्री वो बिना देखे लगाते हैं कि यार ये दुकान इतना कमा रही है, वो दुकान इतना कमा रही है, हम भी खोल लेते हैं। पर उनके पास फूड की नॉलेज नहीं होती है, शेफ़ अच्छा नहीं होता है, एम्बियंस बस अच्छा बना लेते हैं पर कितना चलेंगे, इसलिए जल्दी बंद हो जाते हैं। और जो चौथा पॉइंट है प्रमोशन, वो क्या होता है, कोई कोई एजेंसियां होती है जो उनको ब्लाइंड फेथ में रखती हैं कि अरे आपने इतने रुपए दिए, आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, और उसके कारण वो वहीं पे रह जाते हैं। जबकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, आपको बहुत इसके पीछे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फूड फील्ड का। रेस्टोरेंट इसलिए बंद होते हैं, और जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स फेक वो भी देते हैं, अपना रिव्यू भी देते हैं, रिव्यू तो नहीं मतलब फॉलोवर भी फेक होते हैं। फेक, वो तो अपना अपना अलग अलग अकाउंट का है उनका अब उसमें हम बोल नहीं सकते हैं। पर मतलब मेरा ये कहना है कि कुछ कुछ क्रिएटर्स उनको फेक होप देते हैं कि अरे हमने रील डाल दी है, अब तो कल से भीड़ ही भीड़ आएगी, और भीड़ आती नहीं है, और वो उस होप में रह जाते हैं। भवेश भैया, मैंने एक चीज़ देखी है कि फूड ब्लॉगरों को एक वरदान है, वो रातों रात किसी को स्टार बना सकते हैं। चाहे बड़ा पाव गर्ल को देख लो, ये कचौरी वाले हैं छगानी जी, और एक वो चाय वाला आपने देखा? तो आप लोगों ने किसी को फेमस किया ऐसे, या आप लोगों की नज़र में है जो इंदौर में फेमस है बहुत? इंदौर के एक मिस्टर भेल वाले हैं, भेल भंडारी जी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, और उनकी भेल सच्ची में टेस्टी भी है। मतलब आपने डॉली चाय वाला को देखा होगा तो वो सिर्फ एक स्टंट है। वड़ा पाव गर्ल वाले के फीडबैक आप यूट्यूब पे देख सकते हो, उनकी वड़ा पाव उनके अच्छे हैं नहीं, बस ये है कि बीच में वो वायरल बहुत हो गई थी। लेकिन इंदौर के जो मिस्टर भेल वाले भैया हैं, वो वीडियो, मतलब अगर आप वहाँ पे वीडियो लेने जाते हैं तो वो आपको एंटरटेन भी काफ़ी अच्छा करते हैं, और भेल खिलाते भी एकदम स्वादिष्ट, मतलब इंदौरी भेल खा के आपको मज़ा भी आएगा वहाँ पर। तो ऐसे एक स्टार हैं हमारे इंदौर में। आपने फेमस किया है महेश भैया किसी को? तो
ऐसा तो पर्टिकुलर किसी को मतलब हम बोल नहीं सकते, बाकी हाँ बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं जिनकी वीडियोस डाली है, मिलियन तक रीच गई है, और हमने जाके देखा है, दूसरे दिन दूर से खड़े होकर देखा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और आज ऐसे 5-6 स्टॉल्स हैं जो कि अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका सेल भी हो रहा है। एक फूड इंडस्ट्री की काली सच्चाई कहूँ कि कुछ लड़कियों का जैसे चल गया फूड में बिजनेस, तो कुछ लड़कियां आप क्या करती हैं कि मेकअप लगा लेंगी, एक ठेला लेंगी, उसमें या तो चॉकलेट या तो मोमोज़ बेचेंगी, और वो सोचती हैं कि हम फेमस हो जाएंगे ऐसा करने से। तो या उनको क्या करना चाहिए, अपनी फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए कि मेकअप से ही सब कुछ चल जाएगा? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें कहीं ना कहीं तक वो उनका भी मतलब जो लगा रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं तक इन्फ्लुएंसरों की भी गलती है। जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर अपने व्यूज़ को बढ़ाने के चक्कर में इनडायरेक्टली उनका फेस यूज़ करके व्यूज़ ज़्यादा ले रहे हैं, और ताकि वो जल्द से जल्द फेमस हो जाए। और दूसरे साइड में देखा जाए तो सामने वो भी सज धवर के इसीलिए आते हैं ताकि वो भी जल्दी वायरल हो जाए। तो अगर आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी रखिए, आपकी पहचान आपकी उस चीज की वजह से होगी, ना कि आपके चेहरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज का ध्यान रखिए। बाकी अगर आपका स्वाद अच्छा रहा तो एक बार जो खाएगा वो 4 लोगों को बोलेगा भी, दोबारा भी आएगा, आप अपने आप फेमस हो जाओगे। आपको क्या लगता है भविष्य भैया? मेरा ये ओपिनियन है कि लोग फूड को ना फैशन इंडस्ट्री समझ रहे हैं। इसने ये कपड़े पहने, मेरे को भी ये कपड़े पहनने। तो बहुत सारी लड़कियां कह सकते हैं, बहुत लोग आजकल कार्ट खोल लेते हैं कि भैया हम चॉकलेट बेच देंगे, मोमोज बेच देंगे, जैसा आपने बोला। तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, क्योंकि उनको फूड नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो उनको प्रमोट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कुछ डालने को नहीं रहता है। तो ये दोनों की गलती मानी जाएगी। और फूड ब्लॉगरों की गलती नहीं मानते जो जाके एकदम कैमरा एकदम जूम कर देते हैं उनकी? नहीं, मैंने आपको बोला ही कि इन्फ्लुएंसर भी अपने छोटे मोटे व्यूज के चक्कर में उनको दिखाते हैं, गलत जगह पे कैमरा फोकस करते हैं ताकि व्यूज ज्यादा से ज्यादा आए। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी अब जो कर रहा है उसके लिए क्या ही कह सकते हैं। एक आध फूड ब्लॉगर का नाम बता दो आप। कहाँ के, इंदौर के बताएं कि बाहर के बताएं? नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं बतानी है। सब अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। बस ये है कि अच्छा करते जाएं। देनी चाहिए कि ऐसा मत करो, क्योंकि नहीं करो, फूड भी की जो वैल्यू है वो भी खराब हो रही है और मार्केट में फूड ब्लॉगरों की देखिए एक चीज मैं आपको और चीज बताऊं कि नसीहत देने के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप जिसका वीडियो बना रहे हो, कल को आपने बिना पूछे उसका वीडियो डाल दिया, आपने कोई सी ऐसी चीज दिखा दी, फूड के नाम पे आप अलग चीजें दिखा रहे हो, तो उनकी इमेज और उनकी रेपुटेशन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी मोटी आपकी ब्लॉगिंग के धंधे के लिए किसी का भी चेहरा वो नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी नसीहत मैं तो यही देना चाहता हूँ। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि बीच में अभी बहुत सारे लोग वायरल हो रहे थे, इंदौर की बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए। वैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें मेरा एक ये ओपिनियन है कि जैसे समझ लीजिए महेश भैया का यूज़र नेम है इंदौरी महफिल, समझ लीजिए इसके अलावा कोई और इन्फ्लुएंसर हो गया इंदौरी तड़का, पर आपके यूज़र नेम में क्या नाम है? इंदौर। अब अगर भैया का वीडियो समझ लो 20 मिलियन 50 मिलियन चला गया, और अगर वो चीज़ गलत है, आप जैसा बोल रहे कि जूम करके दिखाया या गलत चीज़ दिखाई, तो उसमें छवि किसकी बिगड़ेगी? पहले इंदौर की भी बिगड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो एक उस चीज को भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ व्यूज नहीं है, इनडायरेक्टली अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके नाम से जाने जाते हैं। हाँ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस इंदौर के अलावा बाहर भी बैठी हुई है, बाहर भी देखते हैं, जो आते हैं वो देखते बात है। और इंदौर की इमेज आज विश्व स्तर पर इतनी अच्छी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि छोटे मोटे व्यूज के लिए अपने शहर का नाम खराब नहीं करना चाहिए। सही कोई बात नहीं, कचड़ा तो साफ कर दिया इंदौर से, इनकी मानसिकता भी साफ करेंगे, धीरे धीरे ये भी हो जाएंगे। सही बात है। महेश भैया, कुछ फूड ब्लॉगर हैं जो म्यूनीज और उस चीज़ को देखकर मतलब ऐसे दौड़ते हैं जैसे कुत्ता नहीं होता वो हड्डी को देखकर दौड़ता है, वैसे दौड़ते हैं। उनको होश ही नहीं रहता कि इनको बताना है कि अनहेल्दी है, इसको नहीं खाओ। तो ये म्यूनीज का क्या कॉम्बिनेशन है, इतना ज़्यादा फूड ब्लॉगरों को बहुत ज़्यादा रीच देता है क्या म्यूनीज नाम लेने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मायो एक ऐसी चीज़ है, मायोनीज, जो हर चीज़ में हद से ज़्यादा डलती जा रही है। बच्चे उसको काफ़ी पसंद करते हैं और एक तरीके से एक वो स्वाद का दूसरा नाम हो गया है। चाहे सैंडविच ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, पास्ता ले लो, सब में भर भर के डाल रहे हैं और वो अनहेल्दी भी है। और अभी जो चीज़ का जो है, चीज़ कहीं ना कहीं तक मेरे मानने से अगर देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ अगर यूज़ कर रहे हो आप तो अनहेल्दी होगी। तो चीज़ भी मायो से ठीक है,
बाकी वो भी अनहेल्दी है। बाकी व्लॉगर अगर उसको सही तरीके से दिखाए तो वो चीज अच्छी है, वो उसका प्रोफेशन है, उसको अच्छी तरीके से दिखाना चाहिए। अनहेल्दी है तो अनहेल्दी बताओ, हेल्दी है तो हेल्दी बताओ, चीजें पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। भवेश भैया बहुत फेमस डिशें हैं, ओरियो पकौड़ा, फेंटा मैगी, आपने टेस्ट किया है, कभी ओपिनियन दिया इन चीज़ों? नहीं ऐसी चीज़ें जो जहरीली चीज़ हो जाती है उनको तो हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते हैं और ऐसी चीज़ें प्रमोट भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार बनती हैं। इसमें दोनों का दोष होता है, रेस्टोरेंट का होता है कि हमें जल्दी वायरल होना है, और फूड ब्लॉगर का भी दोष होता है कि भैया ओरियो पकोड़े बना दो, खाएगा कोई नहीं, पर बस हमें वो वीडियो वायरल करना है। इनका उद्देश्य क्या रहता है? बस ये है, फेम चाहिए और कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है उनको, अट्रैक्शन कि 4-5 फूड स्टॉल अगर एक जैसे ही बेच रहे हैं तो हम क्या ऐसा अलग बेचे कि हमारे यहाँ पे भीड़ आ जाए। हाँ, और जो आपने क्वेश्चन महेश जी से पूछा मेयोनीज और चीज़ का, तो आजकल हो ये रहा है, पापड़ी चाट में भी मेयोनीज चीज़ डाल दी, पराठे में भी डाल दी, पानी पूरी में भी डाल दी, हर किसी में डाल दी। वो सिर्फ वीडियो में दिखने के लिए अच्छा है, पर वही है कि एक चीज़ एक लिमिट के आगे वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी है अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। भवेश भैया कोई सीक्रेट मसाला होता है या सच में मूर्ख बनाने का काम हो रहा है? ये तो मतलब जो स्ट्रीट फूड वाले हैं उनको बस ऐसा है, अरे हमने सीक्रेट मसाला डाला है मतलब हमारी डिश बहुत यूनिक है। जैसा कुछ भी नहीं है, वही गरम मसाले होते हैं, वही ओरेगानो चिली फ्लेक्स होते हैं, बस उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके डाल देते हैं। कुछ सीक्रेट मसाला नहीं होता, उनको बस अपनी डिश यूनिक दिखानी। और कुछ फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो जानबूझ के बोलते हैं कि इसको सीक्रेट मसाला बोलो, तो ऐसा लगेगा कि इस चीज़ में कुछ यूएसपी है, कुछ ऐसा डला है कि अरे खानी चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरे मानने से तो मसाले भी वही है, हाँ। सब कुछ वही है। स्वाद के लिए आपको कोई सीक्रेट मसाले नहीं है जो मार्केट में मिल रहा है। बस कोई के अंदाज अलग हो जाते हैं, कोई हाथ से मतलब अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, कोई ऐसे करके कर देता है, नमक डालने का कला हो गई। तो सीक्रेट कुछ भी नहीं है, अंदाज अलग अलग है और फेमस होने के तरीके हैं बस, वो बाकी कुछ भी नहीं है। अभी मैंने निखिल की एक वीडियो देखी थी, डांसिंग डोसा। हाँ, आपने देखा था? देखा था। ये क्या है, ये है चल क्या रहा है फूड इंडस्ट्री में? आपने देखा होगा, हाँ। बटर को घुमा के ऐसा फेंक दिया और पूरे टाइकांडो कराटे की प्रैक्टिस वहीं पे कर रहे हैं, सामने इतना बड़ा तवा है। तो वो चीज कुछ भी नहीं है, बस ये है कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो जो भीड़ उनके पास ऐसे उनके स्वाद की वजह से नहीं आ पा रही है, तो चिल्ला के बुला रहे हैं बस, वो और कुछ भी नहीं है। चीज मिलेगी तो उनको वही, बस वही, जैसे डॉली चाय वाला है, बना तो चाय रहा है ना, बना चाह रहा है, बस नाच रहा है। जो ग्लास पिलाने के फेंकने के अंदाज है, बस उस वजह से भीड़ को अट्रैक्शन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। फूड ब्लॉगिंग फैशन है या पैसे कमाने का सोर्स है? मैं तो आपको एक चीज बताऊंगा कि हमारे इंदौर में एक क्रिएटर आए थे, इंदौरी क्रेविंग्स करके, और जिन्होंने बहुत फूड ब्लॉगिंग में हाथ पैर मारे और आज हमारे साथ में हमारा पॉडकास्ट ले रहे हैं। ये भाई है, अरे इन्होंने मेघदूत चौपाटी खूब नापी है, पैदल पैदल हर दुकान में जा जाके वीडियो बनाए हैं, और आज फूड ब्लॉगरों को सामने बिठा के हमारे को इतने तीखे तीखे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने पूछा है, आप लोगों ने सच्चाई बताई फूड इंडस्ट्री की। नहीं, तो सच्चाई हमने आपको बताई, लेकिन फूड ब्लॉगिंग में आपका कहीं ना कहीं रुझान था, इसी वजह से तो आपने भी शुरुआत की थी, और आज भी पेज एक्टिव है। और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि हमारे साथ कल से चलो, पॉडकास्ट छोड़ो और हमारे साथ करो फूड ब्लॉगिंग। नहीं, ये सीन हम कट कर देंगे, कोई बात नहीं। ये सीन हम कट कर देंगे पूरी तरीके से। आपका क्या मानना है कि एज अ फैशन देख सकते हैं या पैसे कमाने का साधन है फूड ब्लॉगिंग? इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। फैशन तो पहली बात ये बिल्कुल नहीं है, और पैसा भी कोई एकदम से नहीं आता है, इसीलिए तो बंद किया मैंने। अनटिल एंड अनलेस आके 15-20 हज़ार फॉलोअर्स हो जाएं, आप अच्छा वॉइस ओवर दे पाएं, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएं, वीडियो अच्छा बना पाए, तो जाके पैसा है। ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी डाल दे तो पैसा है। उससे आपकी भी छवि बिगड़ेगी, शहर की भी छवि बिगड़ेगी, और आप कभी भी अच्छे फूड ब्लॉगर बन ही नहीं पाएंगे। भवेश भैया, अंतिम क्वेश्चन है कि फूड ब्लॉगिंग जो की इंडस्ट्री को जो ग्रोथ मिली, हाँ, वो कोविड के बाद मिली ज़्यादा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कोविड के पहले शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म नहीं थे, और कोविड के बाद मार्केटिंग करने के तरीके भी बदल गए। चाहे वो कोई सा भी ब्रांड हो, बड़े से बड़ा फेविकॉल जैसा ब्रांड हो, उन्होंने भी अपनी मार्केटिंग की तरीके बदले हैं। और जब से इंस्टाग्राम की रील्स आई हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं,
उसके बाद फूड ब्लॉगिंग हो जाए या कोई सा भी चीज़ हो जो ऑनलाइन प्रमोट हो सकता है, उसमें बहुत एक्सपांशन हुआ है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि कोविड के बाद में आधी से ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो गई है। हाँ। तो और कोविड में एक मेडिकल फील्ड को लेकर एक वही बिजनेस था और एक खाने का बिजनेस था, जिसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाकी चीजों में दिक्कत आई, खाने वाले हों खा ही रहे थे, और मेडिकल वालों ने, आपने देखा ही हॉस्पिटल में कैसे महामारी लूट चली थी। तो जो चीजें एकदम से ऑनलाइन आई है, तो ये इस चीज को बूम मिला है। सब चीजें मतलब रील्स वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो छोटी छोटी चीजों पे इंस्टेंट आप लोगों को पूरी तैयारी दिख जाती है। तो इस वजह से मार्केट तो स्वाभाविक सी बात है, कोविड के बाद बूम मिला है। कुछ लोगों के कैफे भी बंद हो गए, बंद हुए हैं, कैफे भी बंद हुए हैं, मेरे भी हुए थे। फूड ब्लॉगर बन गए आखिर में। कैफे बंद करके मैंने फूड ब्लॉगिंग चालू करी। एक मेरा भी उदाहरण दे सकते हो आप। नहीं तो कोविड ही कारण था ना उसमें। कोविड कारण ये था कि जैसा कि भावेश भाई ने पहले बताया था कि रेंट इतना होता है कि अगर आप नहीं चलती है तो आप उस चीज को सर्वाइव नहीं, अगर आपकी खुद की जगह हो तो आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हो। बाकी रेंट इतना रहता है प्रॉपर्टी का, और अगर अच्छी तरीके से सेल नहीं होती है तो इनडायरेक्टली 6 महीने 5 महीने बाद आपको बंद करना ही पड़ता है। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ इंदौर के 2 अच्छे क्रिएटर जिनको आपने सुना। और ये भी थे, ये तीसरे हैं। ये खुद भी हैं, इनका पेज एक्टिव है, अब नहीं डालते, अब पॉडकास्ट में आ गए। एज अ पॉडकास्टर ही देखें आप, मुझको एज अ पॉडकास्टर ही देखें। फूड ब्लॉगर के लिए हमारे भाई हैं, तो आप इन्हें देखें, और यदि आपका मन करे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। हाँ, इंदौरी क्रेविंग। क्रेविंग्स। थैंक यू सो मच।